जब भी आप अपना लेक्चर किसी कारण नहीं लगा पाते तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लेक्चर सुन लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। नोट कर लो, ठीक है। हम स्ट्राइक एंड लॉकआउट शुरू करने जा रहे हैं और ये आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज स्ट्राइक? स्ट्राइक क्या होता है? रेज योर हैंड। स्ट्राइक क्या होता है और क्यों की जाती है स्ट्राइक, और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? 3 बच्चों ने हैंड किया खड़ा किया है। गुरप्रीत तुम बताओ राजे, व्हाट इज स्ट्राइक? यस सर, स्ट्राइक का मतलब किसी भी काम ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ मकसद ਉਹ क्या है ਇੱਕ स्ट्राइक का? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ एक वर्कर स्ट्राइक ਸਮੂਹ कर ਹੈ सकता ਜੋ है? ਸਟ੍ਰਾइक ਕਰਦਾ ਹੈ। एक नो वर्कर सर, स्ट्राइक कर सकता है? वर्कमैन। नो बहुत सर, अच्छा वन भाई, बहुत वर्कर अच्छा। नहीं कर सकता। स्ट्राइक क्या होती है, हम रिपीट कर लेते हैं, डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। स्ट्राइक इज अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क। स्ट्राइक क्या है? इट इज अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क, ठीक है, बाय अ बॉडी ऑफ वर्कमैन, ठीक है। बहुत सारे वर्कमैन जिसमें सारे इंक्लूड होते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्कमैन इंक्लूड होते हैं, एक से ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, और वो एक कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क है, अंडरटेकन इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रेशर अपॉन द एम्प्लॉयर टू फुलफिल देयर इंडस्ट्रियल डिमांड। और स्ट्राइक का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। स्ट्राइक का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट है टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर टू फुलफिल देयर इंडस्ट्रियल डिमांड। सबसे पहले स्ट्राइक में क्या होना चाहिए? स्टॉपेज ऑफ वर्क, फिर बॉडी ऑफ वर्कमैन, फिर उसका मकसद क्या होना चाहिए? टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर टू फुलफिल देयर इंडस्ट्रियल डिमांड। तो हम कहेंगे कि इट इज अ स्ट्राइक। स्ट्राइक इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर, ठीक है जी, ये स्ट्राइक है। अब बताएंगे लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट क्या होता है? सुमनदीप कौर, 515 रोल नंबर, 515 रोल नंबर, सुमनदीप कौर। लॉकआउट क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। बस स्ट्राइक को अपोजिट कर दो, वो लॉकआउट बन जाएगा। सुमनदीप कौर, मेरी बात आ रही है या नहीं आ रही है? आकाशदीप कौर, आकाशदीप कौर बताएगी, 402 रोल नंबर। हेलो लॉकआउट बताओ राजे, लॉकआउट क्या होता है? सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। वेरी गुड। जब एम्प्लॉयर कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री को बंद कर देता है, और वो बंद क्यों करता है? इन ऑर्डर टू प्रेशराइज, इन ऑर्डर टू कंपेल दी वर्कर्स दैट दे शुड कम डाउन इन देयर डिमांड्स, ठीक है। उसका मकसद क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिमांड्स अपनी कम करें। तो एम्प्लॉयर क्या करता है? कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री को बंद कर देता है, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरली। When the employer temporarily shut down his place of business in order to compel the workmen that they should decrease their demands, or in order to pressurize the workmen, तो हम उसे क्या कहते हैं? लॉकआउट कहते हैं, ठीक है। As strike is a tool in the hands of employees, similarly lockout is a tool, it is a weapon in the hands of employer, ठीक है भाई। लॉकआउट सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है लॉकआउट में? अनमोल, अनमोल कह रहा है बेटे, आवाज आ रही है मेरी? अनमोल, बेटा तुसी रिप्लाई नहीं करते, तुसी क्लास में आए हो रिप्लाई करते नहीं ना, अपने आप को अनम्यूट करते हो।
मैं एबसेंट लगा देनी है ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ मैं ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ मैं ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਗਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ you are not replying Anmol Charya, your absent will be marked. So strike is a tool in the hands of employees and lockout is a tool in the hands of employer. When the employer shuts down his place of business temporarily in order to pressurize the workers, then it is called lockdown. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉकडाउन कहते हैं. आगे चलते हैं. अब देखो राजे, इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है वो देखते हैं. चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा अभी कब स्ट्राइक. इससे पहली बात तो ये है कि स्ट्राइक करने की, देखो ये जो एक्ट है ना, ये स्ट्राइक या लॉकआउट करने को मना नहीं करेगा. ये नहीं कहेगा कि आप कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते. ठीक है, द एक्ट विल नॉट मतलब prohibit the right to strike or the right to lockdown. The act will say yes, you can lock down, you can put strike, you can resort to strike, you can resort to lockdown, but there are certain conditions which have to be fulfilled before resorting to strike, before resorting to lockout, and if that conditions will not be fulfilled, then the strike will be illegal. तो वो जो conditions है strike करने के लिए क्या क्या conditions है वो हमें कहाँ पे मिलेंगी. कुछ कंडीशन हमें मिलेंगी सेक्शन 22 में और कुछ कंडीशन हमें मिलेंगी 3 में. देखो नजर आ रहा है आपको सेक्शन 22, सेक्शन 23 नजर आ रहा है. एक चार्ट सा बना लेना इस तरीके से पेपर में. कुछ सेक्शन 22 में, कुछ कंडीशन हमें मिलेंगी सेक्शन 23 में, और अगर 24 बोलेगा कि अगर उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाएगा विच आर लेड डाउन इन सेक्शन 22 एंड 23, then the strike would be illegal, then the lockout would be illegal. ठीक है, देखो नाम से सेक्शन 22 की हेडिंग क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट. नाम से तो आपको ये लगेगा कि भाई ये सेक्शन जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है स्ट्राइक को या लॉकआउट को, बट नहीं, सिर्फ नाम पे नहीं जाना, सिर्फ हेडिंग पे नहीं जाना. एक्चुअली द स्ट्राइक इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट. द एक्ट ओनली लेज डाउन certain conditions which have to be fulfilled before the strike is resorted to, before the strike is done. और ये जो एक बात और ध्यान देनी है, जो सेक्शन 22 की कंडीशंस हैं, जो सेक्शन 22 है वो किस पे अप्लाई होता है, PUS. PUS का मतलब क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. और जो सेक्शन 23 है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू बोथ PUS एंड नॉन PUS. अब देखो कुछ इंडस्ट्री होंगी वो PUS में फॉल करेंगी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में फॉल करेंगी, और कुछ इंडस्ट्री होंगी वो PUS में फॉल नहीं करेंगी. ठीक है जी. तो सेक्शन 22 तो है वो तो सिर्फ PUS वाली जो इंडस्ट्रीज है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा. सेक्शन 23 जो है वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा. इट अप्लाइज टू बोथ टू PUS एज वेल एज नॉन PUS. यहाँ तक बात क्लियर होती है. मैं पॉज ले रहा हूँ यहाँ तक. ये चार्ट समझ आता है सबको. सेक्शन 22 हेडिंग क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट. किसके ऊपर अप्लाई होता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर. एक्चुअली क्या करता है, इट लेज डाउन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल नोटिस. ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करेंगे तभी आप PUS मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में उन इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक कर सकते हैं. अदरवाइज आप स्ट्राइक नहीं कर सकते. अगर आप ये कंडीशन पूरा नहीं करेंगे जो सेक्शन 22 में मेंशन्ड है या जो सेक्शन 23 में मेंशन्ड है, तो क्या होगा, स्ट्राइक क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी. लॉकआउट क्या होगा, इलीगल हो जाएगा. ये बात क्लियर होती है भाई, ये बात क्लियर होती है सबको. हेलो सर, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब ये क्या है? हाँ ये क्या है, क्यों मैंने करवाया था आप लोगों को, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है. बताओ भाई, कौन बताएगा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है. ये तो हमने डेफिनेशन की हुई है, शुरू में ही कर ली थी. हाँ सागर दसो राजे. ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ एक्सेट्रा. रेलवे, ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, रेलवे है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री.
ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ नहीं है, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कि दीज इंडस्ट्रीज फॉल्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। मैंने पहले भी इसको करवाया है। वो कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। रेलवे है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, बैंक्स हैं, पब्लिक सैनिटेशन, कोल एंड सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारा कुछ था। इसको डेफिनेशन को दोबारा खोल लेना। इसका मतलब अगर रेलवे में से ट्राई करनी है तो सेक्शन 22 वाली सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में से ट्राई करनी है सेक्शन, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं तो सेक्शन 22 की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस में से ट्राई करनी है तो सेक्शन 22 की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। बैंक्स में से ट्राई करनी है तो 22 की कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री में करनी है, स्टील इंडस्ट्री में करनी है, आयरन इंडस्ट्री में करनी है, कोल इंडस्ट्री में करनी है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस 22 की पूरी होनी चाहिए। ये है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? किसने पूछा Yes, था sir. क्वेश्चन? प्रभजोत ने पूछा था। प्रभजोत क्लियर हो गया पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है? हाँ जी सर। ये वो सर्विसेज है जिनके बंद होने से बहुत ज्यादा पब्लिक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, कुछ तुसी पूछो राजे, की पूछना? ਹੈਲੋ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਫਾਲਸ ਇਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਲਸ ਇਨ ਨॉन ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ क्लियर होगी? समझ आ रहा है? हाँ, एक गल ध्यान देनी है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर बेटा दोनों सैक्शन लागू होंगे, सैक्शन 22 एज वेल एज सैक्शन 23। और ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उन्होंने ऊपर सिर्फ सैक्शन 23। अच्छा आर देखो समझ आ रहा है? सैक्शन 22 आ देखो मैं लिखा है इट अप्लाइज टू PUS मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सैक्शन 23 इट अप्लाइज टू PUS एंड इट अप्लाइज टू नॉन PUS। ये दोनों ऊपर अप्लाई होता है 23। माय पॉइंट इज क्लियर? इत्थे तक क्लियर है? ये चार्ट सब नूं क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, आप आगे चलते हैं हुण आपां चलते हैं सैक्शन 22 की तरफ कि सैक्शन 22 कहंदा की है, ठीक है। मैं निकाल लिया, सब नूं दिख रहा है? सैक्शन 22 हैडिंग है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। की कहता है सेक्शन 22 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। दिस सेक्शन अप्लाइज टू स्ट्राइक और लॉकआउट इन इंडस्ट्री कैरिंग ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। दिस सेक्शन डज नॉट completely prohibit strikes and lockout but only lays down certain requirements which are to be fulfilled by the workmen before resorting to strike or by the employer before locking out the place of business, ठीक है। ये प्यारा क्लियर होता है, इनके कोई इशू तो नहीं है? सेक्शन 22 रिपीट करो बेटा, रिपीट कर देना है, ध्यान ना सुन लो। सेक्शन 22 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। दिस सेक्शन अप्लाइज टू स्ट्राइक और लॉकआउट इन इंडस्ट्रीज कैरिंग ऑन PUS। ये सेक्शन कितना ऊपर इंडस्ट्रीज ऊपर अप्लाई होता है? जो इंडस्ट्रीज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कैरी ऑन कर रही हैं। दिस सेक्शन डज नॉट completely prohibit स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये सेक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करता स्ट्राइक एंड लॉकआउट नू, बट इट ओनली लेज डाउन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। ये सिर्फ कुछ शर्तां लगाता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करता है विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द वर्कमैन, ਜਿਹੜੀਆਂ कि पूरियां होनियां जरूरी है स्ट्राइक तो पहला या ਜਿਹੜੀਆਂ पूरियां होनियां जरूरी है लॉकआउट तो पहला, ठीक है।